नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक मंदिर के विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर से लोगों को जोड़ने के लिए सामुदायिक सेवा और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बातचीत हुई है। इसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को पूजा से जोड़ने पर फैसला हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन आज देश भर में मनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा कि उनकी समृद्धि, अंतर्दृष्टि और नीतिगत समझदारी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत है। वो कमजोरों की सेवा करने के प्रति बेहद दयालु हैं। साथ ही पीएम ने राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना की है। भारत अगले महीने होने वाले 7वें परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को सेना और नौसेना में शामिल करेगा। वहीं चीन को करारा जवाब देने के लिए LAC पर निर्भय मिसाइलों को पहले से ही तैनात किया जा चुका है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। ये मिसाइल जमीन से 100 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच उड़ान भरने में सक्षम है। बिहार चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरह से चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। सीट बंटवारे पर फिलहाल एनडीए और महागठबंधन में सहमति नहीं बनी है। एनडीए सीट बंटवारे को लेकर मंथन करने में जुटा हुआ है। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो फैसला होगा पार्टी के हित में होगा। छोटा दल समझकर एलजेपी पर बड़े दल दबाव नहीं बना सकते। कोरोना संक्रमण के बीच देश में आज से अनलॉक 5 शुरू हो गया है। अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर निर्देश दिया है, जिसके तहत 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से इस पर फैसला कर सकेंगी। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ ही त्योहारों को मनाने की अनुमति होगी। वहीं सरकार ने सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र से चर्चा किए बिना स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। सामाजिक, खेल, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि पुलिस कर्मी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों का सख्ती से चालान करेंगे। ड्रग मामले को संसद में उठाने वाले सांसद रवि किशन को 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। उन्होंने गुरुवार सुबह खुद इसकी जानकारी दी। रवि किशन ने सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इसके लिए मेरा परिवार और जनता सीएम योगी की ऋणी रहेगी। मेरी आवाज हमेशा सदन में गूंजती रहेगी। यूपी में हाथरस कांड की तर्ज पर बलरामपुर जिले में दलित युवती के साथ घटना सामने आई है। घटना के बाद अस्पताल ले जाते समय पीड़िता की जान चली गई। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने कहा है कि 22 वर्षीय लड़की ऑफिस से घर जा रही थी, तभी उसके साथ ये वारदात हुई है। वहीं पुलिस ने शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया है। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से आज प्रियंका और राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। प्रियंका अपने भाई राहुल के साथ दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हो गए। वहीं प्रियंका के रवाना होने की सूचना मिलते ही हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने जिले की सभी सीमाएं सील कर दी है। राहुल और प्रियंका के हाथरस जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान में भी बड़ी घटना हुई है। प्रियंका को पहले राजस्थान जाना चाहिए। कांग्रेस को इन मामलों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा है कि योगी सरकार मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दिया गया है। मायावती ने हाथरस की घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से आशा थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में नाकामयाब रही है। ये मामला राजनीतिक से परे है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कृषि कानून के विरोध में पंजाब समेत अलग अलग राज्यों से गुरुवार को हजारों किसान चंडीगढ़ की ओर कूच करने लगे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में वाहन भी हैं। इसे देखते हुए शहर की अलग अलग सीमा पर चंडीगढ़ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। किसानों ने चंडीगढ़ पुलिस से रैली की कोई अनुमति नहीं ली है। पुलिस का कहना है कि किसानों को चंडीगढ़ में घुसने नहीं दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने बयान
बयान दिया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच एजेंसी इन तीनों अभिनेत्रियों के बयानों का मिलान कर समीक्षा कर रही है। साथ ही बॉलीवुड के कई अन्य सितारे भी एजेंसी के रडार पर हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग सिंडिकेट की चल रही जांच के बीच एक सर्वे आया है। इसके अनुसार पाकिस्तान से ड्रग्स भारत पहुंचती है। पंजाब, गुजरात और दिल्ली में दोषी पाए गए 872 ड्रग्स पेडलरों में करीब 84% ने ये बात स्वीकार की है। 5% पेडलरों ने कहा कि नेपाल से ड्रग आता है। वहीं 4% पेडलरों ने कहा कि अफगानिस्तान से भी ड्रग्स भारत आता है। झारखंड में गरीब परिवारों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 900 परिवारों पर अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार बिजली सब्सिडी का 60% लाभ उठाने वाले संपन्न लोग हैं। छूट का सबसे कम लाभ गरीब परिवारों को भी मिल रहा है। इससे सब्सिडी का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना द्वारा बनाए जा रहे कोरोना के टीके के संतोषजनक नतीजे सामने आए हैं। ये बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। अब तक ये पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय एलर्जी संस्थान मॉडर्ना ने कंपनी के साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। कोरोना वायरस के हवा में संचरण और बंद जगह में इसके प्रसार को लेकर जॉर्जिया विश्वविद्यालय ने शोध किया है। इस शोध के मुताबिक बंद जगहों और खराब हवा के कारण वायरस का संचरण तेज से होता है। बंद जगहों पर कोरोना वायरस हवा के द्वारा भी फैलता है, यानी कोरोना वायरस कहीं भी और कैसे भी किसी को पीड़ित कर सकता है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,821 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,181 लोगों की जान गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 63,12,585 हो गई है। 53 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा सरकार ने विजय वर्धन को राज्य का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। विजय वर्धन हरियाणा कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। विजय वर्धन ने केसनी आनंद अरोड़ा के रिटायर होने पर मुख्य सचिव का पद संभाला है। बता दें कि 1966 में हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद वर्धन राज्य के 34वें मुख्य सचिव हो गए। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल में अमेरिका की निजी कंपनी ने निवेश का ऐलान किया है। अमेरिका की इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स 1,875 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस नए निवेश के लिए रिलायंस रिटेल का मूल्यांकन 4.285 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसके बाद शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों में बढ़त देखी गई है। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को बाजार में शानदार तेजी आई है। शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 401 अंक बढ़कर 38,469 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 109 अंकों की बढ़त के साथ 11,356 अंक के स्तर पर पहुंच गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म की शूटिंग पर वापसी कर ली है। कंगना ने कहा है कि वो 7 महीने बाद आज काम पर लौट रही हैं। वो अपनी सबसे महत्वाकांक्षी द्विभाषीय प्रोजेक्ट थलाइवी की शूटिंग शुरू कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग दक्षिण भारत में हो रही है। वहीं कंगना ने महामारी में काम पर जाने के लिए दुआएं देने की अपील की है। हिंदू मुंडानी के संस्थापक और संयोजक राम गोपालन का कोरोना से निधन हो गया है। 94 वर्षीय राम गोपालन को कोरोना हो गया था। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और CM पलानीस्वामी ने राम गोपालन के निधन पर शोक जताया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान हुई गोलाबारी में एक जवान शहीद हो गया। रक्षा प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। पायल घोष द्वारा लगाए गए मीटू मामले में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप आज पुलिस के सामने पेश हुए। वे मुंबई के बरसोबा पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को पायल घोष मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि पायल लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पायल घोष ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर राजस्थान में खादी वस्त्रों पर 5% की छूट और बढ़ गई है। राजस्थान उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि छूट 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रहेगी। हालांकि 15% की छूट पहले से ही है, इसलिए अब खादी वस्त्रों पर कुल 20% की छूट हो गई है। हाथरस कांड पर सोनिया गांधी ने CM योगी पर हमला बोला है। सोनिया ने कहा है कि हाथरस की निर्भया की जान नहीं गई बल्कि उसे मारा गया है। यह एक यूपी की निष्ठुर सरकार, उसके प्रशासन और CM योगी की उपेक्षा का परिणाम है। सोनिया ने कहा है कि जब वो जिंदा थी तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। सरकार की उपेक्षा के चलते उसकी जान गई है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर टेडा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार निर्भया कांड के बाद भी देश में महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन ने इन कांडों को गंभीरता से नहीं लिया है। यही वजह रही है कि 31% वारदातें बढ़ी हैं।
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर वनों को फिर से बहाल करना है। 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य है। जावड़ेकर ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित शोषण को रोका जाना चाहिए। इसरो 2025 में अपना मिशन वीनस यानी शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करेगा, जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदारी करेगा। ये दावा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। अभी तक इसरो की तरफ से इस दावे का कोई जवाब नहीं दिया गया है। बता दें कि अमेरिका, रूस के अलावा फ्रांस उन 3 देशों में से एक है जिनके साथ भारत ने परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में साझेदारी की है। कनकलता बरुआ को भारतीय कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। ये मध्यम श्रेणी का जहाज है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। साथ ही क्षमता करीब 308 टन है। ये तस्कर विरोधी समेत बहुउद्देशीय ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है। ये बेसल 34 नॉट की अधिकतम रफ्तार के साथ चलाए जा सकते हैं। इनमें 3 इंजन लगे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हसीन जहां पति शमी से अलग रह रही हैं। हसीन जहां के वकील ने बताया है कि शिकायत पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद हसीन जहां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ान सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। डीजीसीए ने जानकारी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा सेवा शुरू कर दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। रोजगार के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आ गई है। जुलाई में बेरोजगारी दर 7.4% और अगस्त महीने में 8.3% दर्ज की गई है। इस लिहाज से सितंबर माह के अंत में बेरोजगारी दर के 6.7% आने को अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली पर भी इस बार कोरोना का ग्रहण लग गया है। इस बार पार्टी वर्चुअल तरीके से दशहरा रैली करने की योजना बना रही है। बता दें कि शिवसेना की स्थापना से ही दादर के शिवाजी पार्क में प्रतिवर्ष शिवसेना दशहरा रैली करती आ रही है। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे इसी दशहरा रैली में पार्टी की भूमिका तय करते थे। उनका भाषण शिवसैनिकों के लिए आदेश होता था। कोविड-19 को महामारी न मानने वालों के लिए ऑक्सफोर्ड ने एक शब्द इजाद किया है। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी का कहना है कि ऐसे लोगों को कोविड यानी कोविड प्लस इडियट कहा जाएगा। ये आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। आप इसे उसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हाथरस कांड को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का नारा बेटी बचाओ नहीं, तथ्य छुपाओ सत्ता बचाओ है। उन्होंने कहा है कि योगी की जवाबदेही का वक्त है और जनता को जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है। ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जांच और संक्रमितों की पहचान तेजी से की जाए। ममता ने कहा कि दार्जिलिंग और मिरिक में स्थिति बेहतर हुई है। हमें स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। हम ढील नहीं बरत सकते हैं क्योंकि कई त्योहार आने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार के उत्पाद आयुक्त को पद से हटा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रभावशाली कार्य योजना प्रस्तुत न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं आयोग की टीम से कई दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई। जेडीयू, भाजपा, आरजेडी और कांग्रेस ने आयोग को ज्ञापन सौंपे। वृंदावन में बांके बिहारी के भक्त 7 अक्टूबर से नियमित दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के प्रबंधक मुनीष शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार से मंदिरों को खोले जाने की अनुमति मिलने के बाद भी मंदिर को नहीं खोला गया। इसका कारण मंदिर के फर्श की साधारण टूट-फूट की मरम्मत होना था। अब सभी भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। हाथरस कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली की सत्यमा दुबे, विकास ठाकरे, रुद्र प्रताप यादव ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि हाथरस मामले में पुलिस के बर्ताव और जबरन कराए गए अंतिम संस्कार पर संज्ञान लिया जाए। इसके साथ ही हाथरस मामले में सुनवाई यूपी से बाहर होनी चाहिए। पेटीएम ने जोमेटो और स्विगी को गूगल ने एक नोटिस भेजा है। गूगल ने नोटिस में कहा है कि दोनों कंपनियों ने प्ले स्टोर के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही गूगल ने दोनों कंपनियों को अपने ऐप में एक नया फीचर जोड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि जोमेटो और स्विगी से कुछ दिन पहले ही गूगल ने पेटीएम को प्ले स्टोर से हटा दिया था। भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि एलएसी पर 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें तैनात की जा रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना चीन के साथ ही पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा सके। अमेरिकी आम चुनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पोप ने बड़ा झटका दे दिया है। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव चल रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से वो नहीं मिल सकते हैं। पोप ने कहा है कि वो चुनावी दौर में किसी भी देश के राजनेता से मुलाकात नहीं कर सकते हैं।
हिमाचल के कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए हैं। कांगड़ा के देहरा से विधायक होशियार सिंह द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह गुलेरिया ने जीत दर्ज की है, जबकि परागपुर में कांग्रेस समर्थित लेखराज कंवर ने चुनाव जीता है। आईपीएल के 12वें मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 37 रनों से हराकर सीजन की दूसरी जीत दर्ज की है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 174 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 9 विकेट पर 137 रन पर ही ढेर हो गई। राजस्थान की यह सत्र की पहली हार है। इससे वो तालिका में पहले से तीसरे स्थान पर खिसक गई है। आईपीएल में आज शाम मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पिछली हार के गम को भुलाकर नए जोश के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।